हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे 13, जिसका नाम है आपका नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। ठीक है, अर्थात हमें वो सारे क्रियात्मक समूह पढ़ने हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणु आता है। इसके अंदर नाइट्रोजन युक्त में कौन कौन से आते हैं? आपका साइनाइड आता है, इसे आप बोलते हैं साइनाइड। आपका आइसोसाइनाइड आता है NC, इसे आप बोलते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। आपका आता है NO2, इसे आप बोलते हैं नाइट्रो। आपका आता है ONO, ये जो होता है ये होता है आपका नाइट्राइटो। एक आता है आपका NO, इसे बोलते हैं नाइट्रोसो। नाइट्रोसो। आपके यहाँ पे आता है एमीन्स, NH2, इसे हम एमीन्स होता है और इसमें हम इसे बोलते हैं प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन। ठीक है। अगला है NH, ये भी एक एमीन ही है लेकिन इसे हम बोलते हैं द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन। आपके यहाँ पे एक एमीन और आएगी इस प्रकार से, इसे हम बोलते हैं तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन। जब हम एमीन्स पढ़ेंगे तो हम इसकी सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। यदि हम नाइट्रो यौगिकों को पढ़ रहे हैं अर्थात NO2, तो हम दोनों को पढ़ेंगे। नाइट्रोसो में हम अकेले नाइट्रोसो को पढ़ेंगे और साइनाइड में हम इसको पढ़ेंगे। और देखो कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं आपके यहाँ पे। आपको एक टॉपिक मिलेगा N2 या एजोनियम लवण, जिसे बोलते हैं N2 प्लस X माइनस, इसे बोलते हैं डाई एजोनियम लवण। डाई एजोनियम लवण, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। एक और टॉपिक है यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है, जो आपका एमीन से ही रिलेटेड है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, जिसे हम यूरिया बोलते हैं। अर्थात हमें इस चैप्टर के अंतर्गत यूरिया भी पढ़ने को मिलेगा। अर्थात क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइटो आपको पढ़ने को मिलेगा। नाइट्रोसो आपको मिलेगा। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, डाइएजोनियम लवण और यूरिया। अब इन सभी क्रियात्मक समूह को पढ़ने का एक तरीका होगा कि हमें सबसे पहले किस चीज को पढ़ना है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, अर्थात हमें इनकी परिभाषा पढ़नी है। उसके बाद जैसे हम परिभाषा पढ़ेंगे तो हम उसके बाद पढ़ेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण पढ़ने के बाद हम उसका पढ़ेंगे नामकरण। अर्थात हम किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे, अर्थात यदि हम साइनाइड पढ़ेंगे तो सबसे पहले साइनाइड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसका नामकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे एक टॉपिक होता है समायोजकता, अर्थात हम उसकी समायोजकता पढ़ेंगे। उससे अगला जो टॉपिक है वो है बनाने की विधियां, अर्थात साइनाइड बनाने कैसे हैं, बनाने की विधियां। इससे अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण। इससे अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके लिए वो हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इनके उपयोग। ठीक है, अर्थात हम किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे या किसी भी चैप्टर की यदि हम बात करें तो चैप्टर के अंदर सबसे पहले चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उस चैप्टर के अंदर आने वाले यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उनका नामकरण पढ़ेंगे, समायोजकता पढ़ेंगे, बनाने की विधियां पढ़ेंगे, भौतिक गुणों को पढ़ेंगे, रासायनिक गुणों को और उपयोग। चलो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में
उसमें हम पढ़ने वाले हैं इस पोर्शन को, NO2 समूह। तो भाई देखो, आपने कभी NO2 समूह नाम सुना होगा या NO2 लिगेंड सुना होगा। NO2 लिगेंड, NO2 जो लिगेंड है वो दो रूपों में पाया जाता है आपके यहाँ पे, एक तो नाइट्रो के रूप में पाया जाता है और एक आपके यहाँ पे पाया जाता है नाइट्राइट के रूप में। वैसे नाइट्राइट के बहुत सारे नाइट्रोजन के और भी बहुत सारे आयन होते हैं। ये होता है NO2 माइनस आयन। इसे क्या बोलते हैं भाई, आयन भी बोल देते हैं, इसे ही हम लिगेंड बोल देते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं, समूह। ठीक है, तो इसमें हम नाइट्रो पढ़ेंगे, नाइट्राइट पढ़ेंगे। नाइट्रो इसे कब बोलेंगे, जब बॉन्डिंग नाइट्रोजन से हो रही हो, N डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है O। तो ये जो समूह, ऐसा समूह जब आपको कहीं भी मिलेगा तो आप उसे कहेंगे कि ये कौन है, नाइट्रो है। ये क्या है, नाइट्रो। और यदि नाइट्राइट है तो उसमें हाँ ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी, N डबल बॉन्ड O। देखो अणुसूत्र दोनों का समान है, अणुसूत्र दोनों का क्या है, समान, लेकिन इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है, अलग अलग। तो ये समावयवी भी हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के क्या और हैं, समावयवी। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक दूसरे के समावयवी, स्टार डाल करके, एक दूसरे के क्या होते हैं, समावयवी। और इससे भी बेहतर शब्द यदि यूज में लेना चाहें तो हम इन्हें कहते हैं उभय दंतुक लिगेंड। देखो लिगेंड के रूप में यदि हम बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड। तो इसका मतलब क्या होता है उभय दंतुक लिगेंड का, कि किसी भी समूह में दो ऐसे अलग अलग परमाणु पाए जाते हैं जो अलग अलग बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन बंध एक ही बनाएंगे, लेकिन एक साथ ये किसी भी यौगिक में एक बार एक ही परमाणु बंध बनाने में भाग लेगा। अर्थात मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा लिखना चाहूं तो दाता परमाणु तो दो होंगे, दाता परमाणु कितने होंगे, दो होंगे, लेकिन बंध बनाते समय केवल एक दाता परमाणु, केवल एक दाता परमाणु ही भाग लेगा। अर्थात देखो इसमें दाता परमाणु कौन है, एक तो नाइट्रोजन है और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। इस समूह में नाइट्रोजन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी, लेकिन बंध बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु भाग लेगा। तो देखो बंध बनाते समय यहाँ पर दाता परमाणु नाइट्रोजन है और यहाँ बंध बनाते समय दाता परमाणु ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से ये आपके बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ जो यौगिक बनेंगे उनको किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, यदि मैं आपसे बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इसके जो एग्जाम्पल होंगे उनको देखते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 9 में, तो चैप्टर नंबर 9 में जैसे आपको कोई ऐसा यौगिक मिल गया PT, Cl2Br और NO2, तो ये जो यौगिक है, यहां हम इस यौगिक को लिखना चाह रहे हैं, चलो लिखते हैं। इसके ऊपर आवेश कितना आएगा, PT के लिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शानी है, तो ये जाएंगे माइनस तक जाकर के प्लस हो जाएगा -1, +2 ऑक्सीकरण अवस्था -2 दर्शाना। अब ये यौगिक सही है, अर्थात इस यौगिक, ये जो यौगिक है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक नाइट्रो यौगिक है। ये क्या है, नाइट्रो यौगिक है। ये कैसे यौगिक है भाई, नाइट्रो यौगिक। किसमें है ये, इनऑर्गेनिक में। एग्जांपल यदि ऑर्गेनिक में बात करेंगे तो हमने ऐसे लिख दिया जैसे CH3NO2, क्या है भाई, CH3NO2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोमेथेन। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल हो गया, ऑर्गेनिक एग्जांपल, ऑर्गेनिक एग्जांपल। ठीक है, यदि हम नाइट्राइट के एग्जांपल लेना चाहें तो भी नाइट्राइट के एग्जांपल ले लेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक में लेना चाहे, जैसे मैंने ले लिया KONO, KONO, इसे क्या बोलेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम, और इसे बोलेंगे नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। और यदि हम और दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो और क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया AgONO, इसे क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट।
चलो इस चीज से थोड़ा सा मुझे ये जो नाइट्राइट हम बोल रहे हैं इससे हमें थोड़ा सा और सीखने को मिल सकता है। नाइट्रोजन के कुछ समूह हैं, जैसे आपने कभी देखा हो कि N-3 एक आयन होता है। इस आयन का नाम क्या होता है? इस आयन का नाम होता है नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन है, ठीक है। और ये जो होता है NO2 माइनस, एक तो ये होता है NO2 माइनस, दो रूपों में पाया जाता है, मैं भी लिख देता हूं NO2 माइनस है, ये दो रूपों में पाया जाता है क्योंकि वो वैधंतुक होता है। तो देखो एक तो अभी यहाँ पे लिखा था NO2 माइनस, जहां से बॉन्डिंग कहाँ से हो रही थी? नाइट्रोजन से। एक था ONO, आप समझेंगे। और यहाँ से जो बॉन्डिंग हो रही थी इसे तो हम बोल रहे थे नाइट्रो, और इसे हम क्या बोल रहे थे? नाइट्राइट, ठीक है। चलो और देखो नाइट्रोजन की, जैसे आपने क्या, एक होता है NO3 माइनस आयन, ये होता है नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन, देखो अंतर है ना सब में। एक होता है आपका N3 माइनस आयन, ये होता है एजाइड आयन। एजाइड आयन, ठीक है। एग्जाम्पल भी बहुत हो सकते हैं, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे सोडियम नाइट्राइट बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्राइट Na3N। जैसे सोडियम, जैसे कोई नाइट्रो यौगिक बनाएंगे तो नाइट्रो यौगिक बना दिया CH3NO2। यहाँ नाइट्राइट बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा? जैसे KONO बन गया था, अभी बनाया है KONO। नाइट्रेट बनाना है तो आपने कभी सुना हो HNO3, तो नाइट्रेट बन गया। एजाइड बनाना है तो NaN3, ये सोडियम एजाइड बन गया। और यदि हाइड्रोजन के साथ लिख देंगे तो HN3, इसे बोलते हैं एजोइक अम्ल। एजोइक अम्ल। ये तो एक थोड़ा बेसिक था कि आप नाइट्रोजन के और भी जो यौगिक हैं उन, सॉरी, नाइट्रोजन के जो और भी आयन हैं उनको भी समझ सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशन, ये कुछ बेसिक था इनके बारे में। थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जब आप क्या पढ़ रहे हो? नाइट्रो यौगिकों को या फिर NO2 समूह को पढ़ रहे हो। NO2 समूह को या NO2 आयन को या फिर NO2 लिगेंड को या फिर NO2 समूह को यदि पढ़ रहे हैं तो आपको ये जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। अब हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो यही पढ़ने वाले हैं, नाइट्रो यौगिक। क्या पढ़ेंगे भाई? नाइट्रो यौगिक। इस चीज को आप हेडिंग के रूप में लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास एक ये टॉपिक है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज के लिए। लगाते हैं हम इसे नाइट्रो यौगिक की हेडिंग बैठा रहे हैं। आपको रफ कॉपी में लिखना है ये सारी चीजें। यहाँ से ये सारी चीजें हमने मिटानी नहीं थी लेकिन मिटा। चलो देखो यहाँ हमने कुछ लिखा था, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ये आपको प्रत्येक टॉपिक के लिए समझना है कि सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन समझनी है, अर्थात परिभाषा समझनी है। सबसे पहले आपको परिभाषा पढ़नी है, उसके बाद हमको उसका वर्गीकरण पढ़ना होता है, वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम उनका नामकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम समायोगिता पढ़ेंगे। उसके बाद हम बनाने की विधियां पढ़ेंगे, बनाने की विधियां। उसके बाद हम भौतिक गुण पढ़ेंगे। उसके बाद हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे। फिर हम उपयोग करेंगे। अर्थात हम सबसे पहले किसी भी चैप्टर को या किसी भी यौगिक का अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी क्रियात्मक समूह का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले उस यौगिक की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब डेफिनेशन पता है तो वो यौगिक कितना बड़ा है उसका वर्गीकरण पढ़ना है। फिर जब बहुत ज्यादा उसके यौगिक हो जाएंगे तो हम उनका नामकरण भी पढ़ेंगे कि भाई इनका नाम क्या है। जब घर में बहुत सारे, यदि माँ बाप के एक ही बेटा हो तो उसे बेटा नाम से ही पुकार सकते हैं, लेकिन यदि उस बेटे के बहुत सारे बालक हो, सॉरी, उस पिताजी के बहुत सारे
बालक हो जाएं, जैसे 10 बालक हैं तो बालक थोड़ी कहेंगे सबसे कि बेटा इधर आना, तो सभी आ जाएंगे, तो उनका क्या करेंगे, नामकरण। जब यौगिक बहुत सारे हो जाते हैं तो नामकरण करते हैं, थोड़ा समझेंगे। उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। समायुक्ता, समायुक्ता ये है कि अणुसूत्र समान होगा, चलो वही डिस्कशन करेंगे। समायुक्ता एक टॉपिक होगा जो हमें इसमें पढ़ना है। बनाने की विधियां कि उसे बनाते कैसे हैं, जैसे हम नाइट्रो यौगिक पढ़ेंगे तो नाइट्रो यौगिक को बनाएंगे कैसे, उसके भौतिक गुण कि वो दिखने में कैसा है, रंग कैसा है, पानी में घुलता है कि नहीं घुलता, किस रंग का होता है, गंध क्या है, वो सारी चीजें। रासायनिक गुण है कि ये और किन किन के साथ रिएक्शन कर सकता है, अर्थात जो नाइट्रो यौगिक है वो और किन किन के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं कर सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपयोग। तो उपयोग का मतलब है कि उपयोग काम क्या आता है नाइट्रो यौगिक, बना लिए, रासायनिक गुण भी देख लिए, भाई बनाए क्यों है, यदि हमारे कोई काम आएंगे तभी तो बनाएंगे किस चीज को, तो उपयोग भी हमें आने चाहिए। चलो हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फटाक से। हेडिंग डालते हैं, क्या नाम है, परिभाषा। परिभाषा के लिए हम सबसे पहले नाइट्रो यौगिक पढ़ेंगे। तो नाइट्रो यौगिक, तो नाइट्रो यौगिक क्या होंगे, नाइट्रो यौगिक, नाइट्राइट यौगिक नहीं, केवल हम पढ़ेंगे यहाँ पे नाइट्रो यौगिक। तो नाइट्रो यौगिक क्या होंगे, नाइट्रो यौगिक तो वो थे जिनमें ये समूह पाया जाए NO2 माइनस, और बॉन्डिंग कहां से हो, नाइट्रोजन से, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O। इसका मतलब क्या है कि यदि ये समूह किसी यौगिक में हो, किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि ये समूह हो तो वो सारे यौगिक क्या होंगे, नाइट्रो यौगिक। तो क्या कहेंगे, नाइट्रो यौगिकों की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, कैसे भी लिख सकते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NO2 समूह पाया जाता है, नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं, नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। ये तो एक सामान्य डेफिनेशन हुई, हम किसी यौगिक के बारे में बता पाते हैं। थोड़ा और आगे चलें तो इसकी और थोड़ी ऑथेंटिक या फिर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में और आसान जो डेफिनेशन बनने वाली है उसको देखते हैं। क्योंकि भाई देखो, कार्बनिक यौगिक जो होंगे वो किन से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बनों से। किन से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बनों से। तो डेफिनेशन देखो, मैं पहले तो ये फर्स्ट डेफिनेशन तो ये हो गई, सेकंड ये बात करते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन क्या होगी कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से, बात ये भी वही है और जो दूसरी डेफिनेशन बनेगी वो भी, डेफिनेशन किसी एक चीज को समझाती है। आप चाहे उसे ऐसे लिख करके बता दो, इस तरीके से बता दो, दूसरे तरीके से बता दो, लेकिन बताना हमें किसी एक ही चीज के बारे में होता है। जैसे हमें बताना है मार्कर, तो कोई कहे कि भाई ऐसा मार्कर जिसमें आगे काला हो या फिर मार्कर हो, मतलब मार्कर के बारे में कुछ विशेषताएं बता दे, तो बताना तो मार्कर को ही है। तो ये सारी चीजें, तो थोड़ा ज्यादा इधर देख लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से डेफिनेशन है ये, में से एक या अधिक हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन, अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह के द्वारा, प्रतिस्थापन किसके द्वारा, NO2 समूह के द्वारा कर दिया जाए, NO2 समूह के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएंगे आपके, नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं, नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन NO2 समूह के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। थोड़ा हम हाइड्रोकार्बन को थोड़ा और डिटेल से लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की मैं थोड़ी सी और डिटेल दे देता हूं आपको कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन, तो देखो भाई हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण तो बहुत है, लेकिन मैं यहाँ हाइड्रोकार्बन का एक बेसिक
जो हमारे यहाँ पे काम आने वाला है वो वर्गीकरण करता हूँ कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के मान लेते हैं। एक होता है एलिफेटिक, एलिफेटिक, और एक होता है एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ये चक्रीय भी हो सकते हैं और अचक्रीय भी हो सकते हैं, अर्थात खुली श्रृंखला वाले भी हो सकते हैं और बंद श्रृंखला वाले भी हो सकते हैं। एरोमेटिक क्या होंगे? एरोमेटिक हमेशा चक्रीय होंगे। हमेशा क्या होंगे? चक्रीय। भाई होंगे हमेशा क्या होंगे? चक्रीय। ये चक्रीय हो भी सकते हैं और अचक्रीय भी हो सकते हैं, अचक्रीय। ठीक है। एलिफेटिक जो होंगे वो क्या होंगे? चक्रीय और अचक्रीय दोनों हो सकते हैं। और एरोमेटिक जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? चक्रीय। यहां हम एक स्पेसिफिक उदाहरण की बात करेंगे जो कि बेंजीन के साथ चलते हैं, अर्थात हम उस एरोमेटिक यौगिकों की या उन एरोमेटिकों की बात करेंगे जो बेंजीनोइड हो। बेंजीनोइड कैसे एरोमेटिक यौगिक? जिनमें जो क्या हो? बेंजीनोइड हो, अर्थात जिनमें बेंजीन वाले हो, अर्थात जिनमें कौन सी वाले हो? बेंजीन वाले हो। ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें कौन सी वाले हो? बेंजीन वाले हो, हम उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है। और यहाँ हम एलिफेटिक के रूप में एल्केन ले सकते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे क्या हैं? एलिफेटिक। इतना क्या बताएं? एल्काइन। और चक्रीय भी हो सकते हैं, चक्रीय एल्केन भी हो सकते हैं। ठीक है। एल्कीन भी और एल्काइन भी, कुछ भी हो सकता है। ये चक्रीय भी हो सकते हैं और अचक्रीय भी। ठीक है। पर लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होंगे, अर्थात नॉन एरोमेटिक होंगे। चलो, ये थोड़ा सा था। तो इसके आधार पर भी एक नई डेफिनेशन बन जाती है नाइट्रो यौगिकों की। इसके आधार पर भी एक नई डेफिनेशन बन जाती है। वो क्या बनती है वो भी मैं लिख देता हूं। वैसे इतना बड़ा करके टॉपिक नहीं बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोकार्बन तो क्या लिखेंगे कि जब किसी एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में HC लिख रहा हूं भाई, हाइड्रोकार्बन इतना बड़ा नहीं लिख करके। हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन NO2 समूह के द्वारा कर दिया जाए। NO2 समूह के द्वारा कर दिया जाए तो क्रमशः यदि एलिफेटिक है तो क्रमशः नाइट्रो एल्केन, में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है, अथवा यदि एरोमेटिक है तो क्या होता है? नाइट्रो एरीन का निर्माण होता है। नाइट्रो एरीन का तो क्रम से इनका निर्माण होता है। और इन्हीं ही हम क्या कहते हैं? इन्हीं ही नाइट्रो यौगिक कहते हैं। नाइट्रो यौगिक कहते हैं। बात आ रही समझ में? आनी चाहिए। अरे ये डेफिनेशन भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही, और चाहे तो और भी बना सकते हैं, लेकिन ये काफी समझने के लिए। अब थोड़ा क्या करते हैं हम, थोड़ा इनको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में और देख लेते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में और देख लेते हैं। तो वो कैसे होता है? हम एलिफेटिक ले लेते हैं। एलिफेटिक के रूप में मैंने एल्केन ले लिया। क्या ले लिया? एल्केन। और एल्केन को सामान्यतः मैं RH के द्वारा दर्शाऊंगा। एल्किल समूह है और ये हाइड्रोजन है, एल्केन बन गया। इस एल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन का को निकाल दिया, -H कर दिया, और क्या जोड़ दिया? NO2 समूह। NO2 समूह को हमने इसमें जोड़ दिया, प्लस NO2 समूह। तो होगा क्या? यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, RNO2 बचेगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? नाइट्रो एल्केन कहते हैं। तो इसका नाम हो गया नाइट्रो एल्केन। ठीक है। यदि मैं क्या लेना चाहूं?
एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक में हमें क्या लेना पड़ेगा, एरोमेटिक में बेंजीन वलय लेनी पड़ेगी। तो बेंजीन वलय ले लेता हूँ। आप लोग जानते होंगे बेंजीन वलय कुछ इस प्रकार से होती है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये कार्बन है और इन कार्बनों के प्रत्येक कार्बन के पास एक एक क्या है, हाइड्रोजन है। एक एक क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ कहीं से भी एक हाइड्रोजन हट सकता है और एक NO2 समूह जुड़ सकता है। -H + NO2 समूह, ये समूह है, इसलिए हमने ये बॉन्डिंग भी दर्शाई है। तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से यौगिक। आप इसको समझेंगे, NO2 लग गया यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं नाइट्रोएरिन। इसको हम सामान्यतः क्या बोलेंगे, सामान्यतः बोलेंगे नाइट्रोएरिन, नाइट्रोएरिन। और जो इसका नाम होता है IUPAC नाम, वो होता है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये तो थी डेफिनेशन, अर्थात हम डेफिनेशन समझ चुके हैं कि डेफिनेशन क्या है। उसके बाद यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं आप लोग। चलो, मैं दूसरा टॉपिक लेने वाला हूँ, वर्गीकरण। फटाक से ले लेता हूँ मैं वर्गीकरण को। तो बेटा यहाँ जो वर्गीकरण पढ़ते हैं वो हम, क्योंकि यहाँ केवल एरोमेटिक में जो पढ़ते हैं वो केवल हम बेंजीन वलय के व्युत्पन्नों को पढ़ते हैं। तो यहाँ तो केवल एक बेंजीन वलय के ही व्युत्पन्न पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एलिफेटिक में हमें थोड़ा सा वर्गीकरण पढ़ना होता है। वर्गीकरण यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं, लेकिन हम एलिफेटिक नाइट्रो यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो हेडिंग तो डाल देंगे वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण मैंने हेडिंग डाल। अब वर्गीकरण जो हेडिंग है वो हमने किसके लिए पढ़ेंगे, एलिफेटिक। तो मैं लिख देता हूं एलिफेटिक नाइट्रो यौगिकों को निम्नलिखित तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। से तीन वर्गों में, निम्नलिखित तीन वर्गों में, ये तीन प्रकारों में, वर्गों लिख देते हैं, तीन वर्गों में बांटा गया है। देखो कौन कौन से है। चलो, अब बांटा गया है, लेकिन बांटते तो हम किस आधार पर है, कि बांटा किस आधार पर है। तो देखो इसका आधार, एक शब्द आएगा कि हम किस आधार पर इसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है इसका आधार, किस आधार पर वर्गीकरण। तो आधार को समझेंगे कि NO2 समूह, देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के प्रकार के आधार, उस कार्बन के प्रकार के आधार पर, थोड़ा सा ज्यादा समझने के लायक हो गया कि NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है के आधार पर समझेंगे इसको थोड़ा। ये तो अपना एक बेसिक हुआ, अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ समझते हैं। आधार को एक बार मैं हिंदी में लिख करके देखता हूं। NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है, कितने कार्बनों से जुड़ा है के आधार पर इन्हें तीन वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है, तीन वर्गों में बांटा है। और वो कौन कौन से हैं। पहला है प्राथमिक नाइट्रो एल्कीन। क्या भाई, प्राथमिक नाइट्रो एल्कीन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, एलिफेटिक। तो एलिफेटिक में हम एल्केन को ही ले रहे हैं, यहाँ केवल किसको ले रहे हैं, एल्कीन। वैसे एल्कीन भी होती हैं
लेकिन अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो केवल किसका कर रहे हैं, एल्कीन का। तो प्राथमिक नाइट्रो एल्कीन। तो इसमें क्या है कि NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन, वह कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा है ना तो उसे हम बोल देंगे प्राथमिक नाइट्रो एल्कीन। उसे हम क्या बोल देंगे, प्राथमिक नाइट्रो एल्कीन। और यदि वो दो कार्बनों से जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए भाई, दो कार्बनों से, तो उसे हम क्या बोल देंगे, द्वितीयक नाइट्रो एल्कीन। द्वितीयक नाइट्रो एल्कीन, द्वितीयक नाइट्रो एल्कीन। इस प्राथमिक नाइट्रो एल्कीन को ऐसे बोल देते हैं 1 डिग्री नाइट्रो एल्कीन। इसको क्या बोल देते हैं, 2 डिग्री नाइट्रो एल्कीन। और यदि मैं बात करूं कि यदि NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य 3 कार्बनों से जुड़ जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, तृतीयक नाइट्रो एल्कीन। अरे भाई समझ रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तीसरा क्या है, तृतीयक नाइट्रो एल्कीन। तृतीयक नाइट्रो एल्कीन, या फिर हम इसे क्या बोल देते हैं, 3 डिग्री नाइट्रो एल्कीन। ठीक, अब देखो इस चीज को देख करके हमें यहाँ क्वेश्चन बनाने हैं, जब किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ वो देखना है, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या होता है, समझना है। ये तो कोई भी बता सकता है कि एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। भाई इन्हीं वर्गों में क्यों चतुर्थ क्यों नहीं बांटा, ठीक है, 2 वर्गों में ही क्यों नहीं बांट सकते, वो सारी चीजें तो देखते हैं एग्जाम्पल को। तो देखो हमें सबसे पहले बनाना है प्राथमिक नाइट्रो एल्कीन। क्या कहा, NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है। यदि वो एक से जुड़ा है, अन्य कितने से, एक से, तो वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक। यदि अन्य किससे जुड़ा है, 2 से, तो द्वितीयक हो जाएगा। यदि 3 से जुड़ा है तो तृतीयक। और यदि मान लो 4 से जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए, 400, तो वो क्या हो जाएगा, 4 से जुड़ जाए तो चतुर्थ नाइट्रो एल्कीन। देखते हैं 4 से क्यों नहीं जुड़ता है, तो बनाते हैं NO2 समूह। NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़े, कितने कार्बन से भाई, एक से, तो वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक। तो एक कार्बन जोड़ दिया। तो ऐसे जो यौगिक होंगे वो कहाँ आएंगे, प्राथमिक नाइट्रो एल्कीन में। तो देखो भाई यहाँ इसकी संयोजकता पूरी करेंगे तो कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है उसके अंदर कार्बन के अलावा कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, अर्थात ये 4 बंध बनाता है। और 4 बंध जब बनाता है तो इसकी संयोजकता भी हमें 4 करनी है। और इसकी संयोजकता जो बाकी बची होती हैं उनको पूरा करता है हाइड्रोजन। अर्थात हाइड्रोकार्बनों में एक विशेष संबंध होता है कि कार्बन की यदि वैलेंसी कार्बन से पूरी हो रही है उसके अलावा जितनी भी संयोजकताएं होंगी वो हाइड्रोजन पूरी करेगा। तो देखो करके देखते हैं NO2। तो इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 1 और 1 2। अभी कितनी बची हुई है इसकी संयोजकता, 2। तो यहाँ पर 2 क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन, तो हो गई 4 संयोजकता। ठीक है, इस कार्बन की बात करूं तो 1 तो हो गया, अभी इसके पास 3 हाइड्रोजन और आ सकते हैं, अर्थात अब इसकी संयोजकता 4 हो गई। तो प्राथमिक जो नाइट्रो एल्केन होंगे वो कुछ इस प्रकार के उदाहरण बनाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में ये बन गया CH3, CH2 और NO2, ये प्राथमिक नाइट्रो एल्केन का उदाहरण है। यदि हम द्वितीयक की बात करें तो हमने क्या कहा, NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य यदि 2 कार्बनों से जुड़ा है, ये तो एक कार्बन था, और यहाँ कितने कार्बन है, 1 कार्बन और 1 2 कार्बन, तो ये कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, और 2 कार्बनों से जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, द्वितीयक नाइट्रो एल्केन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, NO2 इस कार्बन की संयोजकता करो 4, करो तो 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन लगा दिए, 4 हो गई, इसकी 1 हो गई, 3 बच रहे हैं तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, और इसकी 1 ये हो गया और 3 हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये एग्जाम्पल जो बनने वाला है वो द्वितीयक नाइट्रो एल्केन का बन जाएगा। किस प्रकार से, CH3 CH3 और NO2, ये 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। यदि NO2 समूह, समझो
NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन अन्य 3 कार्बनों से जुड़ जाए, वो कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ जाए? 3 कार्बनों से, तो उसे हम क्या कह देंगे? तृतीयक नाइट्रोएल्केन। तो जोड़ दिए हमने। अब संयोजकता पूरी करो। नाइट्रो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 1 2 3 4, अरे 4 हो गई, काम बन गया। उसके बाद इस कार्बन की 1 है, 3 बच रही हैं, तो 3 हाइड्रोजन, 1 है 3 बच रही हैं, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 1 है 3 बच रही हैं, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये हो जाएगा आपका तृतीयक नाइट्रोएल्केन। जोड़ के देखो CH3, एग्जाम्पल लिख देंगे फटाक से। CH3 NO2, ये 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन। चलो एक काम और करते हैं और बढ़ा करके देखते हैं। NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को 3 तक तो कर दिया, 4 करके देखो भाई। कितने करके देखो? 4। तो 4 करके देखो, 1 2 3 और ये 4 कार्बनों से जोड़ दिया। अब सोचो भाई साहब कि इस कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4। कितनी है? 1 2 3 4 5, अर्थात ऐसा यौगिक संभव नहीं है। जब ऐसा यौगिक संभव नहीं है तो चतुर्थ नाइट्रोएल्केन भी संभव नहीं है। आ रही यहां तक बात समझ में? यही एग्जांपल आपको बताएगा कि चतुर्थ नाइट्रोएल्केन संभव क्यों नहीं। क्योंकि NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे यदि 4 कार्बन जुड़ जाएं तो कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी और ये संभव नहीं है। और ये नहीं है तो ऐसे यौगिक भी विद्यमान नहीं होंगे। आ रही यहां तक बात समझ में? ये आपका कौन हो गया? वर्गीकरण हो गया। अर्थात हमने परिभाषा पढ़ ली है, वर्गीकरण पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नामकरण। तो हेडिंग डालेंगे नामकरण। चलो एक चीज और नोट पॉइंट रह गया हमारा यहाँ पे, एक नोट पॉइंट ये रह गया कि CH3NO2, भाई साहब NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन से जुड़ा ही नहीं है और किसी कार्बन से, तो इसे क्या 0 डिग्री कहेंगे? नहीं, 0 डिग्री नहीं कहेंगे। ये एक स्पेशल उदाहरण है और इसे हम प्राथमिक नाइट्रोएल्केन की श्रेणी में ही रखते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसे 0 डिग्री नहीं बोलेंगे। नोट डाल करके CH3NO2 को हम किस श्रेणी में रखेंगे? इसी श्रेणी में रखेंगे, प्राथमिक नाइट्रोएल्केन। यहाँ स्टार डाल करके लिखेंगे CH3NO2। ठीक है, हमारे 2 टॉपिक। तीसरा टॉपिक है आपका यहाँ पे नामकरण। नामकरण को देखते हैं, हटा रहे हैं। सब कुछ नोट हो जाना चाहिए आपकी कॉपी में अच्छे से। नामकरण, नॉमेनक्लेचर, नामकरण। तो भाई नाइट्रोएल्केनों का जो नामकरण है, नाइट्रोएल्केन का जो नामकरण है या नाइट्रो कंपाउंड्स का जो नामकरण है, एल्केन के स्थान पर हम इनको यौगिक बनाते हैं। नाइट्रो कंपाउंड की बात होगी। नाइट्रो यौगिकों के जो नामकरण है, इसका जो नामकरण है वो यहाँ IUPAC नामकरण है। कौन सा नामकरण है भाई? IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण ही यहाँ हमको पढ़ना है और IUPAC नामकरण का एक फॉर्मूला होता है, उसको समझ लेते हैं। नामकरण देखो भाई, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ इस प्रकार से रहता है कि जो नाइट्रो समूह होता है NO2 ग्रुप, ये एक प्रतिस्थापी के रूप में वर्क करता है। क्रियात्मक समूह होते हुए भी किसके रूप में वर्क करता है? प्रतिस्थापी के रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में। और प्रतिस्थापी के रूप में इसका जो नाम होता है वो होता है नाइट्रो। ये बात यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो नामकरण में जो बात है वो क्या है कि यहाँ NO2 जो होता है वो समूह, जो NO2 समूह होता है वो एक प्रतिस्थापी के रूप में होता है और उस प्रतिस्थापी का जो नाम होता है वो होता है नाइट्रो। ठीक है, और अब हम पढ़ लेंगे IUPAC नामकरण का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप बहुत अच्छे से याद कर लेना।
आईयूपीएसी नामकरण का एक ही फॉर्मूला है, उस ही फॉर्मूले से प्रत्येक किसी भी प्रकार का यौगिक हो, चाहे वो साइनाइड हो, आइसोसाइनाइड हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, एमीन हो, कोई भी हो, ईथर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्कोहल हो, एल्किल हैलाइड हो, कुछ भी हो, एक ही फॉर्मूला होता है, आप पढ़ेंगे उसे। वो ये होता है, सबसे पहले हम देखते हैं उस यौगिक के अंदर जो होता है प्रतिस्थापी, उसका नाम, प्रतिस्थापी का नाम। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? प्रतिस्थापी का। उसके बाद लिखा जाता है मूल शब्द, फॉर्मूला होता है, आप पढ़ेंगे मूल शब्द। उसके बाद लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। और उसके बाद लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, ये NO2 समूह है और ये प्रतिस्थापी के रूप में वर्क होता है। तो यहां इसका कोई क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम नहीं होता, जबकि किसका नाम होता है? प्रतिस्थापी का, अर्थात प्रतिस्थापी के रूप में नाम होता है। इसका नाम किसके रूप में होता है? प्रतिस्थापी के रूप में। क्रियात्मक समूह का यहाँ पे कोई नाम नहीं होता। यही यहाँ का इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है और हम नोमेनक्लेचर को आज ही समझाना चाह रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यदि नामकरण पढ़ रहे होते, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते और नामकरण टॉपिक चल रहा होता, तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि आप इसे NO2 याद रखो, इसको प्रतिस्थापी याद रखो, नहीं। वहां हम अलग तरीके से वर्क करते और उस तरीके से हम इसको पढ़ पाते, आगे चलते। तो ये एक फॉर्मूला होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इससे प्रत्येक यौगिक का नामकरण हो सकता है। अब इसमें समझना है कि यार ये प्रतिस्थापी का नाम क्या होता है, मूल शब्द क्या है, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है। तो आप लोग 11वीं क्लास में इसको पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार और बता देते हैं। प्रतिस्थापी का नाम का मतलब है कि जो आपके प्रतिस्थापी हैं वो क्या है। तो यहाँ प्रतिस्थापी कुछ भी हो सकता है, एल्किल भी हो सकते हैं, एल्किल प्रतिस्थापी, एल्किल। तो इस जगह पर हम प्रतिस्थापी की थोड़ी डेफिनेशंस भी लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिक में, किसमें भी? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी, सबसे लंबी का मतलब है मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला, कार्बनिक यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला के या मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े छोटे छोटे समूह, छोटे छोटे समूह प्रतिस्थापी कहलाते हैं। छोटे समूह को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का जब चयन कर लेंगे तो उस मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए छोटे छोटे समूह को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी कहते हैं। ये समझना है। उसके बाद हम बात करेंगे मूल शब्द। मूल शब्द होता है कार्बन की संख्या। किसकी संख्या भी? कार्बन की संख्या। और कार्बन की संख्या कौन सी? मुख्य कार्बन श्रृंखला में। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है मुख्य कार्बन श्रृंखला में? और एक हुई, एक कार्बन हुआ तो वहां बोल देंगे मैथ, 2 कार्बन हुआ तो उसे हम बोल देंगे एथ, 3 कार्बन हुआ तो उसे हम बोल देंगे प्रोप, 4 कार्बन हुआ तो उसे हम क्या बोल देंगे? ब्यूट, 5 हुआ तो पेंट, 6 हुआ तो हेक्स, 7 हुआ तो हेप्ट, 8 हुआ तो ऑक्ट बोल देंगे, 9 हुआ तो नॉन बोल देंगे, 10 हुआ तो डेक बोल देंगे, 11 हुआ तो अनडेक, 12 हुआ तो डाइडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, डॉट 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 लिख देंगे। तो उसके बाद आता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न कैसे डिफाइन करेंगे? कि उस मुख्य कार्बन श्रृंखला में, मुख्य कार्बन श्रृंखला में, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य के बंध, के बंध, के बंध
के मध्य बंध यदि कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, एकल बंध है। तो एकल बंध है तो वहां हम लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे, एन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य कैसे बंध आ गए हैं, डबल बॉन्ड आ गए हैं, द्विबंध आ गया है, तो उसे हम बोल देंगे, वहां हम लिखेंगे ईन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो उसे हम क्या बोल देंगे, आयन। ठीक है। और द्वितीय अनुलग्न क्या होता है, क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम। तो बच्चे यहाँ पर क्रियात्मक समूह का नाम है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ काम भी नहीं आएगा। NO2 यहाँ होता ही नहीं है, तो जब NO2 होता ही नहीं है तो इसका कोई नाम भी नहीं होगा। इस प्रकार से हमें इस चीज को समझना है। थोड़ा और आगे चलें, तो ये तो हुआ बेसिक। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लिया हमने, सबसे छोटा एग्जाम्पल CH3NO। CH3NO सबसे पहला काम क्या होता है IUPAC नामकरण का, वैसे मैं यहां लिख देता हूं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है नामकरण के। वैसे इस वीडियो में आपको इतनी आवश्यकता तो थी नहीं कि इतना बड़ा करके बता दे नामकरण को, लेकिन फिर भी नामकरण में सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का आपको चयन करना है। और वो जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए वो सबसे लंबी होनी चाहिए, सबसे लंबी, अर्थात मैक्सिमम कार्बन होनी चाहिए, मैक्सिमम कार्बन, मैक्सिमम कार्बन। तो इसमें तो एक ही कार्बन है, तो सबसे लंबी श्रृंखला जो बनेगी वो एक ही कार्बन की बनेगी, एक ही कार्बन की। फिर उसमें अंकन दे दिया, तो पहला काम तो हो गया मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना, दूसरा है अंकन करना, अंकन, अंकन कर दिया भी। अब अंकन हो गया। अब जो बचा हुआ है मुख्य कार्बन श्रृंखला, कार्बनिक यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े छोटे समूह, अभी जो छोटा समूह है वही क्या है, प्रतिस्थापित। ये छोटा समूह क्या है, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी के रूप में जिसका नाम होता है वो होता है नाइट्रो। तो इसको क्या लिख देंगे, नाइट्रो। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी, नाइट्रो प्लस मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या। कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक ही कार्बन है। और एक कार्बन है तो आप क्या कह देंगे, एक कार्बन को मैथ बोलेंगे, तो क्या लिख देंगे, मैथ प्लस। अब कार्बन एक ही है, अब जब कार्बन ही है तो कार्बन कार्बन के मध्य कैसे बंद होंगे, सिंगल। अर्थात यहाँ दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम समझ लेंगे कि यहाँ इसी केस में कि इसमें एकल बंध ही यूज होगा। एल्कीन है, मैथेन है, तो हम कह देंगे कि ये एन होगा। ये क्या होगा, एन। ठीक है। यहाँ कार्बन कार्बन तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए यहाँ सभी सिंगल बॉन्ड है, ऐसे समझ लेंगे। सभी कैसे बंद है, सिंगल बॉन्ड, एन हो गया। तो इसको मिला करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोमेथिन, नाइट्रोमेथिन। क्या बन गया भाई, नाइट्रोमेथिन। इसका जो नाम है वो है नाइट्रोमेथिन। थोड़ा और आगे चलते हैं, दूसरा CH3, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2NO2, CH3 CH2NO2 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। एक मिनट, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करके देखो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन 2 कार्बन की बनेगी। अब भाई साहब, अब अंकन करना है, अंकन, अंकन कर रहा हूं, देखो फटाक से कर रहा हूं, 1 2। अब अंकन हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, 1 2। भाई अंकन तो दो जगह से हो गया। इसका मतलब दिक्कत हो गई यहाँ पे कि ये अंकन सही है या फिर ये अंकन सही है। भाई तो अंकन के भी नियम होते हैं, तो अंकन हम उधर से करते हैं जैसे प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, प्रतिस्थापी को कम से कम अंक, कम से कम अंक। तो भाई प्रतिस्थापी यहाँ पे कौन है, NO2। NO2 को कम से कम अंक 1 मिल रहा है या फिर 2 मिल रहा है, 1। तो ये सही है और ये आपका क्या है, गलत। ये जो अंकन किया है आपने वो क्या है, गलत, और ये जो किया है वो है सही।
अब हम लिखेंगे नाम। ये क्या लिखेंगे, 1 पर क्या है, नाइट्रो, तो क्या लिख देंगे 1 नाइट्रो, 1 नाइट्रो और 2 कार्बन है। देखो प्रतिस्थापी का सबसे पहले नाम लिख दिया प्लस 1 नाइट्रो प्लस, उसके बाद क्या लिखना है, मूल शब्द, मुख्य कार्बन श्रृंखला जो चुनी है उसमें कार्बन की संख्या आ गई है अब 2, 1 और 2 के लिए क्या लिखेंगे एथ प्लस, उसके बाद कार्बन कार्बन के मध्य यहां कैसा बंध है, सिंगल बॉन्ड, तो यहां क्या लग जाएगा ए, ये क्या बन जाएगा 1 नाइट्रो एथेन, 1 नाइट्रो एथेन। और देखो आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल आप यहीं करेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2NO2, ठीक। वही का सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, कर लिया भाई, अंकन करो 1 2 3, इधर से करके देखो 1 2 3, अंकन कौन सा सही होगा, नीचे वाला, क्योंकि NO2 समूह को कम से कम अंक 1 मिल रहा है। यदि इधर करें तो इस अंकन को देखें तो NO2 को कितना अंक मिल रहा है, NO2 प्रतिस्थापी को 3 अंक, तो 3 कम से कम अंक मिलना चाहिए, कम से कम अंक कितना है 1, मिल गया। अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया गलत और ये है आपका सही, तो कैसे लिखेंगे नाम, तो 1 पर क्या है NO2, तो 1 नाइट्रो प्लस 1 2 3, 3 कार्बन है, मूल शब्द क्या जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्लस प्राथमिक अनुलग्न क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है सबके मध्य ए, तो क्या हो जाएगा 1 नाइट्रो प्रोपेन, 1 नाइट्रो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। और देखो आगे, और देखो आगे फटाक से, जैसे मैंने कहा CH3 CH3 और यहां आ गया NO2, यहां आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, वही काम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये चुन लिया, अंकन करो, अंकन कर दो 1 2 3, इधर से करके देखो 1 2 3, ध्यान से देखो, यहां से किया तो NO2 को कितना मिला 2, यहां से किया तो भी 2, अर्थात यहां अंकन किधर से भी कर सकते हैं, ये भी सही है ये भी सही है, क्योंकि प्रतिस्थापी को जो अंक मिला है वो दोनों बार क्या मिला है, समान मिला है, कम नहीं मिला, और कम मिलना चाहिए था, तो कम नहीं मिला और समान मिल गया, तो समान में हम किसी को भी ले सकते हैं, तो लेकर के देख लो 2 पर क्या है NO2, तो ये क्या लिख देंगे 2 नाइट्रो, क्योंकि प्रतिस्थापी सबसे पहले मूल शब्द कितने 3 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा प्रोप, और एम, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य कैसे बंध है, सिंगल बॉन्ड, तो 2 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है। और देखते हैं अगला एग्जांपल, इधर देख लेते हैं, ठीक है भाई, इधर देख लेते हैं। अगला एग्जांपल ये रहा CH3 CH2NO, यहां आपको देखना है अभी ये किस प्रकार से है, CH3 CH3 CH2NO2, ध्यान से, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन ये कर दिया 1 2 3, देखो शाखित, यहां एक चीज और लिखेंगे, शाखित नहीं हो, शाखित नहीं होनी चाहिए, नहीं हो, सीधी होनी चाहिए, शाखित ऐसे नहीं कि ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लिया, ये तो गलत है, ये सही है। अब अंकन कर दो, अब अंकन किया तो देखो इधर से किया तो 1 2 3, इधर से किया तो 1 2 3, देखो प्रतिस्थापी ये भी है और प्रतिस्थापी ये भी है, तो भाई इधर से किया 1 कम से कम मिल गया, 3 तो ज्यादा, तो ये ऊपर वाला सही है और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत, ये गलत है अंकन और वो ऊपर वाला सही है। तो अब देख लेंगे, तो भाई अब ध्यान आता है यहाँ पर, इसे तो बोलते हैं नाइट्रो और इसे बोलते हैं मेथिल,
इसे बोलते हैं नाइट्रो, इसे बोलते हैं मेथिल। अब यहाँ जब प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अर्थात ABCD KLMNO। तो बताओ पहले M आता है या फिर N आता है? तो पहले M आता है तो हम पहले M को लिखेंगे अर्थात मेथिल को लिखेंगे, तो 2 मेथिल, 2 मेथिल, और 3 पर क्या है, सॉरी 1 पर नाइट्रो है, 1 नाइट्रो, 1 नाइट्रो। और ये कितने कार्बन है मुख्य कार्बन श्रृंखला में? मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो क्या जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो A। इस प्रकार से हम इसका नाम लिखेंगे। और देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे ऐसे ले लिया CH3 CH3NO, वाह क्या बात है, ले लिया। अब हमें इसमें सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो सबसे लंबी कार्बन सी कितनी है, 1 2 3, 1 2 3, 3 की बनेगी, सबसे लंबी 3 की बन गई, ये बन गई 1 2 3, इधर से करो 1 2 3। कौन सा सही है भाई, दोनों जो प्रतिस्थापी हैं वो 2 पर आ रहे हैं, तो हम किधर से भी कर सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, तो क्या लिखेंगे, तो वही बात, ये मेथिल है और ये क्या है आपका नाइट्रो है, तो आप पहले किसे लिखेंगे, मेथिल को या नाइट्रो को? पहले आप मेथिल को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल 2 नाइट्रो, और 3 कार्बन है, प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो A। ये आपका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा इस यौगिक का। अब हम थोड़ा बेंजीन या फिर कुछ एरोमेटिक यौगिकों के लिए चलते हैं। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, एरोमेटिक के लिए इसको मिटा रहे हैं, एरोमेटिक बड़ा आसान है। इधर लिख देता हूं 2 मेथिल 2 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक। अब देखो इधर एरोमेटिक के लिए हमने सबसे पहले बेंजीन को, तो भाई साहब इस चीज को तो आप जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन। ये आपकी बेंजीन है। अब ये आपकी बेंजीन, अब मैंने यहां लगा दिया NO, तो इसको क्या बोल देंगे, नाइट्रोबेंजीन। IUPAC ने स्वीकार किया है कि इस यौगिक को आप क्या कहोगे, नाइट्रोबेंजीन कहोगे, नाइट्रोबेंजीन, यह IUPAC नाम है इसका, नाइट्रोबेंजीन। यहां पर थोड़ा वेरिएशन आता है बेंजीन में, तो बेंजीन जब है तो बेंजीन की स्थितियां होती हैं, बेंजीन में यदि कोई समूह जुड़ा हुआ है, बेंजीन में यदि कोई क्या जुड़ा हुआ है, समूह, तो समूह के सापेक्ष उसकी स्थितियां होती है ऑर्थो मेटा पैरा। तो यदि कहीं भी किसी बेंजीन वलय से सीधा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है, जो ग्रुप का पड़ोसी कार्बन है, ये वाला और ये वाला, ये जो स्थिति है इस बेंजीन वलय की वो होगी ऑर्थो, क्या होगी, ऑर्थो। और इसके पास वाली क्या होगी, मेटा, और इसके भी पास वाले, देखो इसका ये भी पास है तो ये भी क्या होगी, मेटा, ये ग्रुप के पास है तो ये ऑर्थो, ठीक। देखो ग्रुप के पास ये भी पास, ये भी पास, तो ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, इस ऑर्थो के पास वाला, ऑर्थो के पास वाला मेटा, ये भी मेटा, और इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पैरा, ये पैरा पोजीशन है, ये आप समझेंगे, ठीक है। इस आधार पर, तो देखो इस आधार पर देखो होता क्या है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल नया बन जाता है इस प्रकार से कि एक NO2 समूह यहाँ जोड़ दिया, एक NO2 समूह यहाँ, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, यदि इसको हम ग्रुप माने तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ऑर्थो, ऐसे ऑर्थो, ये, और इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, आ रही बात समझ में? तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑर्थो डाइनाइट्रो, डाइनाइट्रो, और ये क्या है, बेंजीन, ऑर्थो डाइनाइट्रो बेंजीन। चलो ऐसा यौगिक हुआ तो आप क्या लिखोगे इसका नाम, इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये तो ऑर्थो है,
ये मेटा है, तो मेटा डाई नाइट्रो, क्या लिखोगे, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। और यदि ऐसा यौगिक हुआ तो इसका नाम आप स्वयं लिखेंगे, NO2। इसका क्या होगा, ये आप स्वयं लिखोगे यहां पे, तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो क्या हो जाएगा, पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन, ये इसका नाम है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े थे, परिभाषा, वर्गीकरण और नामकरण। ठीक है, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है।